राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इसी प्रकार सीरीज में ज्योग्राफी समाप्त हुई और आज से हमारा जो है पॉलिटिकल का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में मेन है, जहाँ से क्वेश्चन के नाते भी जरूरी है। तो जैसे कि भारतीय संविधान इसका नाम है, तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया 1946 में। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका पहला रीजन ये है कि ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। उदाहरण के अनुसार अगर देखें तो नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी। नेपाल का जो था वो 19 सेंचुरी में ही पूरा बन चुका था, लेकिन उसको दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले वो राजतंत्रात्मक संविधान था। तो लेकिन अब 2006 में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की गई और एक संविधान की स्थापना के अनुसार ये सब हुआ। फिर यदि दूसरा कारण देखें तो दूसरा ये कि इसका मुख्य उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना था। लोकतंत्र में हम नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वह सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इसी के अनुसार इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी यानी कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व और अंतः सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है? अंतर सामुदायिक वर्चस्व ये होता है कि जब एक ही कम्युनिटी का समुदाय किसी दूसरी अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर दबदबा रखता है तो उसको कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व। और अंतर सामुदायिक वर्चस्व होता है जब एक समुदाय के मध्य दूसरों को दबाना, मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोगों को दबाया जा रहा है, तब अंतर सामुदायिक वर्चस्व। फिर यदि तीसरा कारण देखें तो महत्वपूर्ण कार्य स्वयं को अपने रूढ़िवादी विचारों से बचाना भी संविधान का ही एक महत्वपूर्ण काम है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से सदैव बचाता है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है? उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के ही सदस्य थे। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। फिर यदि भारतीय संविधान के आयामों पर बात करी जाए तो पहला आयाम है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे, इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मनाना पड़ता है। फिर संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, भारत के सभी लोग उन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों के अंतर्गत आते हैं। फिर यदि सेकंड बात करें तो संसदीय शासन पद्धति, यानी कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। शक्तियों का बंटवारा, तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तो वही न्यायपालिका न्यायालयों की व्यवस्था में न्यायपालिका कहा जाता है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी।
शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि इनमें से एक अंग भी अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली और गलत उपयोग ना उठा ले अपनी शक्तियों का, इसलिए अंकुश तीनों एक दूसरे पर दबदबा रखते हैं और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। फिर अगर मौलिक अधिकार चौथा देखें तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक आचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने निरंकुश इस्तेमाल में बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। फलस्वरूप देखा जाए तो बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान द्वारा दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पहला कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में ही कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा ये कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी जोड़ा गया है। और पांचवा हमारा आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देते, बल्कि सभी प्रकार के जातियों, जैसे कि हमें पता है कि भारत जो है वो विभिन्न डाइवर्सिटी रखता है हमारे यहाँ पर, तो ऐसे में सभी संप्रदायों का प्रॉपर मान रखना भारत की पहचान है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा कंटेंट। राधे राधे।